हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नीतू आनंद एंड वेलकम टू नवल जे अकेडमी। सो आज हम करने जा रहे हैं इंक्लूजन बॉडीज। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि किस तरह से सेल के अंदर प्रेजेंट साइटोस्केलेटन जो है सेल को शेप प्रोवाइड कराता है और सेल के डिवीजन में हेल्प करता है। तो आज हम करेंगे साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होने वाले ऐसे ग्लोब्यूल्स, ऐसे वेसिकल्स जो कि स्टोरेज का काम करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं और फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं। तो इन्हें कहते हैं इंक्लूजन बॉडीज। These inclusion bodies are of two types. ये basically organic और inorganic inclusion bodies हो सकते हैं। अब ये जो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडीज हैं, ये सेल के अंदर इजीली विजिबल होते हैं इन द लाइट माइक्रोस्कोप और बहुत आसानी से इन्हें देख सकते हैं हम। तो ये जो इंक्लूजन बॉडीज हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में स्टोरेज का काम कर रही होती हैं, इनका फंक्शन होता है स्टोरेज। ये कार्बन को स्टोर करती हैं, एनर्जी स्टोर करते हैं और इनऑर्गेनिक मटेरियल को स्टोर करके रखते हैं। अब क्योंकि ये जो इंक्लूजन बॉडीज है, ये सेल के अंदर या तो फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं बिना किसी मेम्ब्रेन के, यानी कि कोई एक ऐसा पर्टिकुलर बाउंडेड ऑर्गेनेल ये नहीं होता है और ये फ्रीली फ्लोट कर रहे होते हैं, या फिर इसमें एक मेम्ब्रेन भी होती है, या फिर इसे बाउंडेड इंक्लूजन बॉडीज भी हम कह सकते हैं, जिसके अंदर बहुत ही स्मॉल एक सिंपल सी प्रोटीन की बनी हुई और फॉस्फोलिपिड की बनी हुई एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है जो इन वेसिकल्स के अंदर स्टोर्ड मटेरियल को सेव रखती है। तो ये बेसिकली जो इसका जो फॉर्म है, या तो ये फ्रीली फ्लोट करेगी साइटोप्लाज्म में, या फिर ये बाउंडेड होगी। अब ये बाउंडेड होगी एक सिंगल मेम्ब्रेन से जो बना हुआ होगा प्रोटीन का एंड फॉस्फोलिपिड्स का। अब ये प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स जो है, ये दोनों ही कंपोनेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, बट ये सिंगल मेम्ब्रेन होगी और इसका जो थिकनेस है वो 2 to 4 नैनोमीटर थिक होगी ये मेम्ब्रेन, और बहुत ही पतली सी सिंगल मेम्ब्रेन होगी, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कैरी करते ही नहीं है, बहुत ही सिंपलर तरह के प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो ये जो मेम्ब्रेन और फ्रीली फॉर्म जो सेल के जो इंक्लूजन बॉडीज हैं, ये बेसिकली कौन कौन से हैं? फ्रीली वाले हैं पॉलीफॉस्फेट, साइनोफाइसिन एंड ग्लाइकोजन। यानी कि जो फ्रीली ऐसे ही साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहे होते हैं, मेम्ब्रेन के साथ बाउंडेड नहीं होते हैं, वो होते हैं 3 तरह के, पॉलीफॉस्फेट, साइनोफाइसिन एंड ग्लाइकोजन। और जो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं 5 टाइप्स के। पहला होता है सम ग्लाइकोजेंस, PHB, जिसे कहा जाता है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट। थर्ड इज कार्बोक्सिलोम, फोर्थ इज गैस वैक्यूल, एंड फिफ्थ इज सल्फर ग्रैन्यूल्स। 3 तरह के फ्रीली फॉर्म होते हैं और 5 तरह के होते हैं बाउंडेड, जो कि सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं, जो बनी हुई होती है प्रोटीन की एंड फॉस्फोलिपिड्स की, जिसकी थिकनेस होती है 2 to 4 नैनोमीटर थिक। और ये जितने भी हैं, जितने भी ऑर्गेनिक और जितने भी ग्रैन्यूल्स हैं,
चाहे वो ऑर्गेनिक है चाहे वो इनऑर्गेनिक है, हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि फ्रीली और बाउंडेड कौन कौन से हैं। अब हम बात करते हैं कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडीज कौन कौन सी हैं। ऑर्गेनिक वाली हैं ग्लाइकोजन, PHB, साइनोफाइसिन, कार्बोक्सिलोम एंड गैस वैक्यूल्स। और जो इनऑर्गेनिक है वो है 2 टाइप्स की, पॉलीफॉस्फेट एंड सेकेंड इज सल्फेट, सल्फर ग्रैन्यूल्स। ये जो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडीज हैं वो ऑर्गेनिक है 5 टाइप्स की, ग्लाइकोजन, PHB यानी कि पॉली बीटा हाइड्रो ऑक्सीब्यूटरेट, सेकेंड इज साइनोफाइसिन, कार्बोक्सिलोम एंड गैस वैक्यूल्स, एंड इनऑर्गेनिक में आता है पॉलीफॉस्फेट एंड सल्फर ग्रैन्यूल्स। बट जो इनऑर्गेनिक ग्रैन्यूल्स होते हैं ये स्टोरेज के अलावा भी कुछ तरह के ऐसे स्पेशल तरह के प्रोकैरियोट्स होते हैं जिन्हें हम मैग्नेटोजोम्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैग्नेटोजोम्स कहा जाता है उन बैक्टीरिया को, स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोकैरियोट्स। ये जो स्पेशल टाइप ऑफ प्रोकैरियोट्स होते हैं इन्हें मैग्नेटोजोम्स कहते हैं। ये मैं इनऑर्गेनिक के लास्ट में आपको बताऊंगी। तो अब हम ये जितने भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है इनको एक एक करके पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला है ग्लाइकोजन। अब क्योंकि जो इंक्लूजन बॉडी है इनका स्पेशल फंक्शन होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं इनके। पहला फंक्शन होता है स्टोरेज का, ये स्टोर करते हैं कार्बन को, एनर्जी को, एंड इट ऑल्सो सर्व्स एज टू मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सेल के ऑस्मोटिक प्रेशर को भी मेंटेन करने का काम करते हैं। तो ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है बेसिकली क्या होता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, यानी कि जिस भी चीज में वो है, जो एक्सटर्नली जितना भी प्रेशर है और जो इंटरनल सेल के अंदर प्रेजेंट जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स के अंदर जितना भी फ्लूइड है उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बेसिकली मेंटेन किया जाता है। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं किया जाएगा तो जो सेल है वो लाइस हो सकती है। तो बेसिकली जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये एक तरह से इसका जो अंदर का और बाहर का जो टेम्परेचर है या जो जितना भी मटेरियल है उस तरह से उसको मेंटेन करने का काम करता है। अब क्योंकि ये जो मैंने जो मेम्ब्रेन बाउंड वाली चीजें बताई थी, यानी कि जितने भी ऑर्गेनेल्स, जितने भी वेसिकल्स या फिर मेम्ब्रेन बाउंड्स हैं, उनके अंदर जो मेम्ब्रेन होती है वो इस तरह की होती है कि वो जो सेमी परमेबिलिटी जो उसकी नेचर होती है उसको इस तरह से मेंटेन करती है कि वहां पे जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो मेंटेन हो सके। जैसे फॉर एग्जांपल जो गैस वैक्यूल्स हैं, गैस वैक्यूल्स जो हैं वो हाईली इम्पर्मेबल होते हैं वाटर के लिए, बट वो सेमी परमेबल होते हैं गैस, जो एटमॉस्फेरिक गैस होती है उनके लिए, सो दैट जो ज्यादा जो है वाटर भी सेल के अंदर ना आ सके और जो रिक्वायर्ड गैसेस हैं वो सेल के अंदर इजीली ट्रांसपोर्ट कर सके, मतलब इधर से उधर आ जा सके। तो ये जो है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। और क्योंकि ये स्टोरेज का काम करता है तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि ऐसा नहीं है कि अगर ये स्टोर कर रहा है तो एक्सेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट को ये स्टोर करके रख लेता है। ये क्या करेगा, इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो उसकी हैबिटेट पे डिपेंडेंट होगी, जो इसकी न्यूट्रिएंट की जो रिक्वायरमेंट होगी वो डिपेंडेंट होगी
इसका मतलब है कि जो उसके एनवायरमेंट में जो अवेलेबल न्यूट्रिएंट होंगे उसके हिसाब से ये जो प्रोकैरियोट है ये स्टोरेज का काम करेगा। तो यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोकैरियोट फ्रेश वाटर में रहता है, अगर फ्रेश वाटर में रहता है प्रोकैरियोट, तो उसके अंदर प्रेजेंट जो पॉलीफॉस्फेट है, पॉलीफॉस्फेट ग्रेन्यूल्स जो है उनका नंबर बहुत कम होगा, उनका नंबर बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि फ्रेश वाटर के अंदर जो फॉस्फेट की अवेलेबिलिटी है वो कम है, तो वहां पर जो पॉलीफॉस्फेट ग्रैन्यूल्स हैं उनका नंबर भी कम होगा। तो इसका मतलब क्या है, ओवरऑल जो सेल की रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो प्रोकैरियोट्स है उनकी जो रिक्वायरमेंट है फॉस्फेट की वो बहुत कम हो जाएगी, और वो होगी उसकी हैबिटेट, वो जिस एनवायरमेंट में है उस एनवायरमेंट के हिसाब से उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो भी कम हो जाएगी। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि अगर ये स्टोर कर रहा है तो ये फ्यूचर के लिए बहुत सारी चीजें स्टोर करके रखेगा। ये स्टोर करेगा सिर्फ उतना ही जितना इसे लगेगा कि आगे फ्यूचर में काम आ सकता है, और वो भी उसके हैबिटेट यानी कि एनवायरमेंटल कंडीशन को देखते हुए कि किस तरह के एनवायरमेंट में वो सेल है, तो उस तरह से ये उसको स्टोर करता है। तो अब हम एक एक करके सारे जितने भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो इंक्लूजन बॉडीज हैं उन्हें पढ़ेंगे। तो पहले है हमारा ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या है? ग्लाइकोजन बेसिकली ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में कनेक्ट होकर एक लॉन्ग चेन बना देते हैं। ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में कनेक्टेड होके लॉन्ग चेन बनाते हैं, और ये लॉन्ग चेन बनाने के पीछे एक तरह का जो बॉन्ड है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, जो उन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को आपस में कनेक्ट करके एक लॉन्ग चेन बनवाता है। उस तरह के जो बॉन्ड्स हैं उन्हें कहते हैं अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अगर ये ग्लूकोज जो है एक लॉन्ग चेन में है तो यहां पर जितने भी ग्लूकोज के बीच के बॉन्ड्स होंगे वो अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स होंगे, और अगर ये साइड चेन्स बनाता है तो इसके अंदर जो बॉन्ड्स होंगे वो प्रेजेंट होंगे, वो होंगे अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक। तो इस तरह से एक लॉन्ग चेन बनेगी जो जिसे कहा जाएगा ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स। अब ये जो ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स है, ये ग्रैन्यूल्स बेसिकली स्टोरेज का काम करते हैं, कार्बन को स्टोर करते हैं। दूसरा जो हमारे पास ऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडी है वो है पीएचबी। पीएचबी मतलब पॉली बीटा हाइड्रो ऑक्सी ब्यूटारेट। ये जो पॉली बीटा हाइड्रो ऑक्सी ब्यूटारेट है ये बेसिकली ये जो है एक तरह से बीटा हाइड्रो ऑक्सी बीटा हाइड्रो ऑक्सी ब्यूटारेट के पॉलीमर्स हैं जो कि कनेक्टेड होंगे बाय ईस्टर बॉन्ड्स के थ्रू। between carboxyl and hydroxyl group of adjacent molecules। तो ये क्या है? पॉली बीटा हाइड्रो ऑक्सी ब्यूटारेट क्या है? ये बीटा हाइड्रो ऑक्सी ब्यूटारेट के पॉलीमर चेन है जो कि ईस्टर बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होगी बिटवीन द कार्बोक्सिल एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जो कि एडजेसेंट एक दूसरे के एडजेसेंट जो है लगे हुए होंगे, और इनके बीच का जो बॉन्ड होगा वो होगा ईस्टर बॉन्ड। तो ये जो पीएचबी है और ये ग्लाइकोजन जो है ये बेसिकली ये विजिबल होते हैं अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप के अंदर हमें इजीली विजिबल हो जाते हैं। अब क्योंकि ये जो ग्लाइकोजन है और पीएचबी जो है ये कार्बन का रिजर्वॉयर है, मतलब कार्बन को स्टोर करने का काम करता है। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन होता है
कार्बन रिजर्वॉयर। और साथ में ये जो जितनी भी बायोसिंथेसिस होती है सेल की, उसमें भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जितना भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा वो बेसिकली इसके थ्रू सेल को मिलेगा। तो ये एनर्जी के तरह से स्टोर करके रखेगा, साथ में बायोसिंथेसिस भी करवाएगा। और कुछ तरह के ऐसे प्रोकैरियोट्स होते हैं जो कार्बन को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिपिड ड्रॉपलेट, यानी कि लिपिड के ड्रॉपलेट के फॉर्म में ये कार्बन को स्टोर करके रख लेते हैं कुछ तरह के बैक्टीरिया या कुछ तरह के प्रोकैरियोट्स। तो ये जो ग्लाइकोजन है, ये पीएचबी है, ये ऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडी है और इसका काम होता है कार्बन को स्टोर करके रखने का। अब और अदर तरह के जो ऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडीज हैं, जिसमें दूसरे हैं, थर्ड वन इज साइनोफाइसिन। साइनोफाइसिन जो है वो एक तरह का पॉलीपेप्टाइड है। इट्स अ लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स जिसमें जो अमाइनो एसिड्स यूज होते हैं वो होते हैं आर्जिनिन एंड एस्पार्टिक एसिड। ये जो आर्जिनिन एस्पार्टिक एसिड है, ये बेसिकली एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड की चेन बनाते हैं, जिसमें इन दोनों का ही जो अमाइनो एसिड्स है, आर्जिनिन और एस्पार्टिक एसिड का जो नंबर है अमाइनो एसिड, वो बेसिकली ऑलमोस्ट इक्वल ही होता है। यानी कि इक्वल अमाउंट ऑफ आर्जिनिन एंड इक्वल अमाउंट ऑफ एस्पार्टिक एसिड जो है मिलकर एक पॉलीपेप्टाइड की लॉन्ग चेन बनाते हैं, जिन्हें हम साइनोफाइसिन कहते हैं। साइनोफाइसिन क्योंकि स्टोर करके रखता है, स्टोरेज ऑफ नाइट्रोजन, जितना भी एक्स्ट्रा नाइट्रोजन होगा वो बेसिकली साइनोफाइसिन के अंदर ही स्टोर्ड होगा। और ये जो ग्रैन्यूल्स हैं ये लार्ज होते हैं, काफी बड़े होते हैं, लार्ज इनफ टू बी सीन अंडर द माइक्रोस्कोप, और इजीली जो है किसी भी लाइट माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है उससे इजीली दिख जाते हैं। तो ये है साइनोफाइसिन। अब फोर्थ टाइप का जो इंक्लूजन बॉडी होती है, ऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडी, वो होती है कार्बोक्सिलोम। कार्बोक्सिलोम जो है वो एक तरह के पॉलीहाइड्रल्स होते हैं जो तकरीबन 100 माइक्रोमीटर डायामीटर के होंगे, यानी कि ग्लोब्यूल्स टाइप स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनके अंदर स्पेशल टाइप ऑफ एंजाइम, स्पेशल एंजाइम होता है जिसे कहा जाता है रिबिस्को, उसे स्टोर करके रखता है। अब ये जो रिबिस्को है, रिबिस्को क्या है? रिबिस्को की फुल फॉर्म है राइब्यूलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। ये जो रिबिस्को है, रिबिस्को बहुत ही स्पेशल तरह का कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, यानी कि ये CO2 को फिक्स करता है। ये जितना भी एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको कन्वर्ट करता है शुगर में। अब क्योंकि जो ये कार्बोक्सिलोम्स है, ये कार्बोक्सिलोम्स का काम होता है इस तरह के कार्बन को स्टोर करना, या फिर इस तरह के स्पेशल तरह के एंजाइम को स्टोर करना। ये एंजाइम का जो स्ट्रक्चर होता है, ये बेसिकली इस कार्बोक्सिलोम के अंदर ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में स्टोर होते हैं, यानी कि पैराक्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनाते हैं और इन कार्बोक्सिलोम के अंदर स्टोर्ड होते हैं। तो इसका मतलब ये है, क्योंकि यहाँ पर CO2 फिक्सेशन हो रहा है, तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलोम जो है इज अ साइट ऑफ
CO2 फिक्सेशन। तो कुछ तरह के फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करते हैं शुगर में, उस तरह के बैक्टीरिया के लिए ये एक तरह का फिक्सेशन साइट है कार्बोक्सिलोम, क्योंकि इसमें एक तरह के स्पेशल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं या स्टोर करके रखता है, जिसे रिबोस्को कहते हैं, जो कि राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज नाम का एंजाइम है, जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देता है शुगर के अंदर। तो ये हुआ फोर्थ नंबर। एंड फिफ्थ इज गैस वेसिकल्स और वैक्यूल्स। ये जो गैस वेसिकल्स हैं या वैक्यूल्स हैं, ये बहुत ही स्पेशल तरह के इंक्लूजन बॉडीज होते हैं, क्योंकि पहले तो ये सेल को बॉयंसी प्रोवाइड कराते हैं, यानी कि जो सेल है उसको फ्लोटिंग मैकेनिज्म जो है वो ये गैस वेसिकल्स देगा। अब गैस वेसिकल्स क्या करता है, इसके जो चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है उसके पास एक तरह की जैसे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेमी परमेबल नेचर की होती है, तो ये हाईली इम्परमेबल होता है, हाईली इम्परमेबल टू वाटर। तो यहां क्या होता है, अगर इसका जो मेम्ब्रेन है, जो सिंगल स्मॉल प्रोटीनस मेम्ब्रेन जो है, अगर उसके अंदर वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा, यानी कि अगर ये वाटर के लिए परमिएबल होता, तो ये क्या होगा, ये भारी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सेल है, यानी कि जो ये वेसिकल्स है, गैस वेसिकल्स है, ये उस पर्टिकुलर प्रोकैरियोट में जिसके अंदर ये प्रेजेंट होंगे उसे फ्लोट नहीं करा पाएगा। जैसे कुछ तरह के साइनोबैक्टीरियाज होते हैं, कुछ तरह के एक्वेटिक बैक्टीरियाज होते हैं, या कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, उसके अंदर ये क्या करता है, उसे बोयंसी प्रोवाइड कराता है। तो यहां पर ये फ्लोटिंग मैकेनिज्म देगा उस तरह के एक्वेटिक बैक्टीरिया को। जैसे फॉर एग्जांपल एक तरह का बैक्टीरिया होता है हेलो बैक्टीरियम, जो कि सॉल्ट लविंग होता है, सॉल्ट लविंग। अब क्योंकि सॉल्ट लविंग है, एक्सट्रीम कंडीशन में रह रहा है, तो सीधी सी बात है ये एक तरह का आर्ची बैक्टीरिया होगा। तो ये जो हेलो बैक्टीरिया है उसके अंदर बॉयंसी प्रोवाइड कराने का, और बहुत ऐसे तरह के एक्वेटिक बैक्टीरिया या फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो वाटर के अंदर फोटोसिंथेसिस करते हैं, उस तरह के बैक्टीरिया में बॉयंसी प्रोवाइड कराता है, और ये बॉयंसी जो है उसकी मेम्ब्रेन की वजह से हो पाती है। तो ये जो है हाईली इम्परमेबल होता है वाटर के, बट ये परमिएबल होता है टू एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो यहां पर जो ये गैस वेसिकल्स है या वैक्यूल्स है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये किसी भी ऐसे बैक्टीरिया को या प्रोकैरियोट्स को जहां पर उसे फ्लोट करना है उसे बॉयंसी प्रोवाइड कराए। और शायद इसी बॉयंसी की वजह से जो उसका फ्लोटिंग मैकेनिज्म है वो डीप सी में भी जा सकता है और सरफेस पे भी फ्लोट कर सकता है। शायद इसी ही वजह से जो गैस वेसिकल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसी की वजह से ये डीप सी में भी मिल जाते हैं और ये फ्लोट भी कर रहे होते हैं सरफेस के ऊपर। और जब भी इन्हें लगता है कि ये डीप सी में है, तो ये गैस वेसिकल्स को रप्चर्ड कर देते हैं, और जिसकी वजह से वो ऊपर सरफेस पे आ जाते हैं, और वहां पर इनके अंदर दोबारा से न्यू गैस वेसिकल्स फॉर्म्ड हो जाती हैं। तो ये तो हुई सारी ऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडीज के बारे में। अब आता है नेक्स्ट इज इनऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडी। इनऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडी हमारी दो तरह की है, पॉलीफॉस्फेट एंड सल्फर ग्रैन्यूल्स। ये जो इनऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडी है, इसमें फर्स्ट इज पॉलीफॉस्फेट। पॉलीफॉस्फेट जो है ये पॉलीमर है, पॉलीफॉस्फेट is a polymer of
ऑर्थो phosphate joined by ईस्टर बॉन्ड्स। अब क्योंकि ये फॉस्फेट को स्टोर करके रखने वाले इंक्लूजन बॉडी है, तो यहां पर फॉस्फेट का रोल क्या होगा? फॉस्फेट क्योंकि बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है फॉर सेल के न्यूक्लिक एसिड, यानी कि जो सेल के अंदर प्रेजेंट न्यूक्लिक एसिड है उसका बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट है, तो उसके लिए ये फॉस्फेट की रिक्वायरमेंट होगी। अब क्योंकि ये जो पॉलीफॉस्फेट है ये एनर्जी की तरह काम करेगा, ये फॉस्फेट को स्टोर करके रखेगा, तो जब भी कोई रिएक्शन होगी सेल के अंदर तभी भी ये पॉलीफॉस्फेट क्या करेगा? एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। इसका काम होगा एनर्जी को प्रोवाइड कराने का। तो ये पॉलीफॉस्फेट जो कि एक तरह से जो है एसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है या फिर रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराता है न्यूक्लिक एसिड, यानी कि जो डीएनए जेनेटिक मटेरियल है सेल का, उसके लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरह का इंक्लूजन बॉडी है। नेक्स्ट इंक्लूजन बॉडी आता है, नेक्स्ट है सल्फर। सल्फर इंक्लूजन बॉडी जो है ये कुछ तरह के ऐसे फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स के अंदर पाया जाता है जो क्या करते हैं, जो हाइड्रोजन सल्फाइड को फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर मिलता है, जो क्या करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है, सल्फाइड को यूज करते हैं एज फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह। और जो सल्फर है वो बेसिकली कहां जाके स्टोर हो जाता है, वो जो फोटोसिंथेटिक डोनर इलेक्ट्रॉन का जो ये जो हाइड्रोजन सल्फाइड यूज किया है वो बेसिकली स्टोर हो जाता है प्लाज्मिक स्पेस जो होती है सेल की वहां पे, या फिर स्पेशल साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स में। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, जहां पे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हाइड्रोजन सल्फाइड को यूज करता है एज अ फोटोसिंथेटिक इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह, और वहां पर ये जो रेसिड्यू जो होते हैं सल्फाइड्स के वो बेसिकली स्टोर हो जाते हैं जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती है वहां पर, या फिर जो साइटोप्लाज्मिक जो कंटेंट है या फिर जो मैट्रिक्स है उसके अंदर स्पेशल तरह के साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स में। तो ये तो हुआ सारे इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक इंक्लूजन के बॉडीज के बारे में। तो एक तरह का और जो इंक्लूजन बॉडी है, या फिर आप ये कहिए कि स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं उनके अंदर भी कुछ तरह के ऐसे इनऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडीज होते हैं जो अदर तरह की मटेरियल को, जैसे आयरन हो गया, उसको स्टोर करके रखता है। तो उसको हम कहते हैं मैग्नेटोसोम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल तरह के बैक्टीरिया हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में मिलते हैं, यानी कि इनके पास मैग्नेटिक जो टेंडेंसी होती है वो उस तरह की होती है जैसे मैग्नेट के पास होती है ना, चुंबकीय जो उसकी टेंडेंसी है वो उस बैक्टीरिया के पास होती है। तो उन बैक्टीरिया को कहते हैं मैग्नेटोसोम्स। ये मैग्नेटोसोम्स मिलते हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में। ये क्या करते हैं, ये आयरन को स्टोर करते हैं इन इंक्लूजन बॉडी।
यानी कि आयरन को इन इंक्लूजन बॉडी के अंदर स्टोर करके रखते हैं और ये मैग्नेटिक जो इसकी इनकी टेंडेंसी है वो शो करते हैं। तो ये जो मैग्नेटोसोम्स होते हैं ये एक तरह के स्पेशल प्रोकैरियोट्स होते हैं। और क्योंकि अर्थ में अभी भी बहुत तरह के ऐसे प्रोकैरियोट्स हैं जो डिस्कवर होने बाकी हैं, तो हो सकता है कि कुछ और भी तरह के जो इंक्लूजन बॉडी कंटेनिंग प्रोकैरियोट्स मिल जाए नियर फ्यूचर में। तो ये जो है मैग्नेटोसोम जो है वो यूज करते हैं आयरन को एज अ स्टोरेज मटेरियल। तो यहाँ पर ये हमारा इंक्लूजन बॉडी डन हुआ। और नेक्स्ट जो मैं है वो राइबोसोम्स कराऊंगी। अब क्योंकि जो ये जितना भी हमारा अभी तक जो मटेरियल हुआ है वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अलग अलग प्लेलिस्ट के उसमें डाला हुआ है। तो अभी जो हम बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स कर रहे हैं उसमें ये वीडियो जो है इंक्लूजन बॉडी की वो प्रोकैरियोटिक सेल एंड फंक्शन के जो प्लेलिस्ट है उसमें होगा। तो आप उसको जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मैं क्या क्या नया नया जो वीडियोस है किस किस टॉपिक पे बनाऊं। तो प्लीज थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग एंड प्लीज डू लाइक माय वीडियोस एंड कमेंट सो दैट मैं नए नए वीडियोस आपके लिए लाती रहूं। थैंक यू सो मच।